नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज। आज हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड को देखेंगे, यानी कि 1857 से पहले और 1857 के बाद जितने भी रिवोल्ट्स हुए हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग एजुकेशन इन इंडिया देखेंगे। ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन का क्या हाल रहा है, कितनी कमेटियाँ बनाई गई हैं, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है, इसके बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1857 के रिवोल्ट के बारे में जाना था, उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ थे उसको डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Which one of the following upheavals took place in Bengal immediately after revolt of 1857? यानी कि बंगाल में 1857 की क्रांति के तुरंत बाद कौन सा अपहेवल हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। दरअसल इंडिगो रिवोल्ट दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़बरदस्ती किसानों को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें लोन लेने के लिए मजबूर करते थे। और जब किसान लोन ले लेते थे तो वो डेट ट्रैप में एक तरह से फंस जाते थे। इसको देखकर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने एक एजिटेशन शुरू किया था, जिसको वहाँ के जो इंटेलिजेंसिया थे यानी कि पढ़े लिखे लोग थे उसने काफ़ी सपोर्ट किया। साथ ही साथ हरीशचंद्र मुखर्जी जो हिंदू पैट्रियट के एडिटर थे, उनका भी काफ़ी योगदान रहा इस मूवमेंट में। इस मूवमेंट को दीनबंधु मित्रा ने अपने बुक नील दर्पण में बताया है। नील दर्पण नामक बुक जो लिखी है दीनबंधु मित्रा ने, वो इसी रिवोल्ट पे आधारित है। साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं कि सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ था। तो सन्यासी रिवोल्ट हुआ था लगभग 1763 से 1800 के बीच में। 1763 से 1800 के बीच में हुआ था सन्यासी रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट 1855 के करीब में हुआ था, 1855। और जो पावना डिस्टर्बेंस जो है ये लगभग 1873 से 76 के बीच में हुआ था। तो ये सब आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम? यानी कि वंदे मातरम सॉन्ग के कंपोजर कौन थे? तो वंदे मातरम सॉन्ग के कंपोजर थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक आपको याद रखना है, नाम है आनंद मठ। आनंद मठ से ही इस सॉन्ग को लिया गया है। और पहली बार इस सॉन्ग को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ था, कलकत्ता सेशन, उसमें गाया गया था। तो ये सब आपको याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक आनंद मठ से इसे लिया गया है और 1896 के कलकत्ता सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया था। द थीम ऑफ द नोवेल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन। हमने पहले डिस्कस किया है पहले वाले क्वेश्चन में कि आनंद मठ जो नोवेल है इसका थीम किस पर बेसिस है? तो इसका थीम बेसिस है सन्यासी रिवोल्ट पे। सन्यासी रिवोल्ट जो कि हुआ था 1770 के करीब में, इसी रिवोल्ट पे ये थीम बना हुआ है। यानी कि जो सन्यासी रिवोल्ट को एक्चुअली हुआ क्या था कि सन्यासी जो थे वो पिलग्रिमेज साइट पे अपना विजिट करने के लिए जाते थे, जिस पर ब्रिटिशर्स ने रोक लगा दी थी। उसी वजह से सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। तो इसलिए द करेक्ट आंसर इज सन्यासी रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वाज। 19th सेंचुरी में वहाबी मूवमेंट का चीफ सेंटर कौन था? तो वो था पटना। पटना जो था वो चीफ सेंटर बन गया था। दरअसल ये वहाबी मूवमेंट जो है वो जो सैयद अहमद थे, सैयद अहमद और अब्दुल वहाब के टीचिंग से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। सैयद अहमद और अब्दुल वहाब के टीचिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी ये वहाबी मूवमेंट। और ये जो 19th सेंचुरी पटना में हुआ था, तो सैयद अहमद की डेथ होने के बाद, लगभग सैयद अहमद जब जिंदा थे तभी जाके पटना सेंटर बन चुका था, लेकिन डेथ होने के बाद पटना एकदम कोर सेंटर जो है वो बनकर रह गया था वहाबी मूवमेंट का। ये वहाबी मूवमेंट जो है एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। यानी कि मुस्लिमों को ये बताया जा रहा था कि आप अपने धर्म की तरफ लौटिए, और धर्म को अगर नहीं समझेंगे तो जाके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये था वहाबी मूवमेंट। लेकिन बाद में ये जाके एक तरह से अंग्रेजों के विरोध में बन गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कूका मूवमेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये किया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। हु फाउंडेड द पागल पंथ, पागल पंथ किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पागल पंथ शुरू किया गया था करम शाह के द्वारा, करम शाह के द्वारा पागल पंथ शुरू किया गया था। With reference to संथाल हुल of 1855, which of the following statement is correct? संथाल हुल के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन्हें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मेजर बरोज लॉस्ट द बैटल विद संथाल्स नियर भागलपुर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो मेजर बरोज थे उनको संथाल्स ने हरा दिया था। गोक्को वाज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा, गोड्डा के इम्पोर्टेंट लीडर थे गोक्को, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। महाजन दीनदयाल राय इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेम इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। महाजन दीनदयाल जो थे वो भी, इनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल था संथाल हुल में। देयर वॉज अ टाइम व्हेन संथाल्स इंजॉयड फुल सुवरेनिटी ओवर द एरिया ऑफ गंगा वैली नियर मुजफ्फरपुर, ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो संथाल रिवोल्ट जो था वो भागलपुर और बर्धमान के बीच में सिचुएटेड था, यानी कि भागलपुर से लेकर बर्धमान के बीच में ये रिवोल्ट हुआ था। तो नंबर 4 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। Who among the following was the leader of फराजी रिवेलियन, फराजी रिवेलियन के लीडर कौन थे? तो फराजी रिवेलियन के लीडर थे दादू मियाँ, दादू मियाँ जो थे वो फराजी मूवमेंट के लीडर थे। ये फराजी जो सेक्ट था, फराजी सेक्ट पाया जो शुरू किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और दादू मियाँ ने जो है वो इसे जो है वहाबी मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया था। ये मूवमेंट भी एक तरह से आप समझ लो, फराजी रिवेलियन भी एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, लेकिन ये भी बाद में जाके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गया था। वेलुथम्पी लेड अ रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन, वेलुथम्पी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवेलियन कहाँ पे किया था? तो वो किया था केरल में। कहाँ पे किया था? केरल में किया था। दरअसल क्या हुआ था कि जो वेलेस्ली था, वेलेस्ली ने जो किंग थे ट्रावनकोर के, उनको सब्सिडियरी अलायंस में शामिल होने के लिए बोला। जो राजा थे उस समय ट्रावनकोर के, उन्होंने मना कर दिया कि मैं सब्सिडियरी अलायंस में शामिल नहीं होऊंगा और ना ही हमारे यहाँ पर जितने सेना होंगे मैं उसका जो है पेमेंट कर पाऊंगा। इस वजह से जो है ब्रिटिशर्स जो है काफ़ी नाराज़ हो गए किंग ऑफ ट्रावनकोर से, और इसी को देखते हुए वेलुथम्पी ने आक्रमण कर दिया, यानी कि रिवोल्ट कर दिया। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। कहाँ पे किया? तो वो किया केरल में। हु फाउंडेड रामोसी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र, रामोसी कृषक जत्था जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वासुदेव बलवंत फाल्के, वासुदेव बलवंत फाल्के के द्वारा ये बनाया गया था, वासुदेव बलवंत फाल्के के द्वारा बनाया गया था रामोसी कृषक जत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ गदकरी रिवेलियन, गदकरी रिवेलियन का जो सेंटर था वो कहाँ पे था? तो वो था कोल्हापुर, कोल्हापुर में ये सेंटर था। और ये कब हुआ था गदकरी रिवेलियन? ये लगभग हुआ था 1844 के करीब में ये गदकरी रिवेलियन हुआ था। ट्रेस द ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैंड, यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम जो बैन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट में कौन सा रिवेलियन हुआ था? तो वो हुआ था खोंड रिवेलियन, खोंड रिवेलियन। और जो ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम था, खोंद को इसके द्वारा मरिया सिस्टम के नाम से जाना जाता था, मरिया सिस्टम के नाम से जाना जाता था। और मरिया सिस्टम पर जो है ब्रिटिशर्स ने रोक लगा दी थी, तो जिसकी वजह से ये रिवेलियन हुआ था। और इस रिवेलियन के मुख्य लीडर का नाम अगर पूछे तो आपको याद रखना है चक्र बिश्नोई, चक्र बिश्नोई जो थे वो इस मूवमेंट के चीफ लीडर थे। हु लेड कोल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट किसके द्वारा लीड किया गया था? तो वो किया गया था बुद्धू भगत, बुद्धू भगत के द्वारा कोल रिवोल्ट को लीड किया गया था। और ये कोल रिवोल्ट अगर पूछे कि कब हुआ था तो 1831 से लेकर 32 के करीब में हुआ था ये, 1831-32 में। और कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर रीजन में ये हुआ था। हु वॉज द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट के लीडर कौन थे? तो वो थे गंगा नारायण, गंगा नारायण जो थे वो थे भूमिज रिवोल्ट के लीडर। द वाघेरा अपराइजिंग हैपेंड इन, वाघेरा अपराइजिंग जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो वाघेरा अपराइजिंग हुआ था बड़ौदा में,
बड़ौदा में हुआ था वाघेरा अपराइजिंग, और लगभग ये कौन से ईस्वी में हुआ था, तो 1818-1819 के करीब में हुआ था। अब अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आ गया, कुछ अपराइजिंग्स के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो सिपाही म्यूटनी इन जो बंगाल हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ 1764 ईस्वी में। यानी कि जो सिपाही म्यूटनी जो एक्चुअली 1857 की क्रांति थी उससे पहले भी सिपाही म्यूटनी हो चुका था बंगाल में। उसके बाद बात में आता है सिपाही म्यूटनी इन वेल्लोर। सिपाही म्यूटनी इन वेल्लोर कब हुआ था, तो ये हुआ था 1806 में। कच्छ रिवेलियन कितने में हुआ था, तो कच्छ रिवेलियन हुआ था 1819 से लेके और 31 के बीच में। कोल अपराइजिंग की अगर बात करें तो कोल अपराइजिंग हुआ था 1831 से लेके 1832 में, और संथाल रिवेलियन हुआ था 1855 से लेके 1856 में। तो ये आपको याद रखना है। सिपाही म्यूटनी इन बंगाल हुआ था 1764 में, कच्छ रिवेलियन 1819 से लेकर 1831 में, सिपाही म्यूटनी हुआ था वेल्लोर में 1806 में, संथाल अपराइजिंग हुआ था 1855-56 में, और कोल अपराइजिंग हुआ था 1831-32 में। ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा 1, 3, 2, 5 एंड 4। 1, 3, 2, 5 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट वाज द मेजर टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। यानी संथाल अपराइजिंग जब खत्म हो गया था उसके बाद गवर्नमेंट ने कौन सा मेजर लिया, तो टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगनाज वाज क्रिएटेड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये अपराइजिंग जब खत्म हुआ तो संथाल परगना नामक एक टेरिटरी जो है वो बनाई गई। और दूसरा, इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। दरअसल उसके बाद क्या हुआ कि संथाल परगना टिनेसी एक्ट नामक एक एक्ट बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया कि संथाल जो है वो अपने लैंड को नॉन संथाल्स को नहीं बेच सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। बोथ एंड 2 इज 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय संथाल्स इन 1855। हम लोगों ने अभी पढ़ा था मेजर बरो। मेजर बरो को संथाल्स के द्वारा हरा दिया गया था। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और ग्रेट ट्यूमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यानी कि उलगुलन और या फिर ग्रेट ट्यूमल्ट जो है वो किस इवेंट के बारे में बताता है हमें, तो वो बताता है बिरसा मुंडा के रिवोल्ट के बारे में। 1899 से 1900 में जो रिवोल्ट हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा, उसी रिवोल्ट के बारे में बताता है। और बिरसा मुंडा को ही उलगुलन बोला जाता था, उलगुलन। और कुछ मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अहोम। तो अहोम रिवोल्ट कब हुआ था, तो अहोम रिवोल्ट हुआ था 1828 ईस्वी में। कोल अपराइजिंग अभी हम लोगों ने बात किया 1831 से 32 ईस्वी में। संथाल अपराइजिंग हुआ था 1855 से 56 में, और मोपला अपराइजिंग हुआ 1921 में। तो अहोम अपराइजिंग हो गया 1828 में, कोल अपराइजिंग हो गया 1831-32 में, संथाल हो गया 1855-56 में, और मोपला हो गया 1921 में। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ट्राइबल लीडर नोन एज धरती अब्बा, यानी कि फादर ऑफ द वर्ल्ड, या धरती आबा या फादर ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को धरती आबा बोला जाता है। विच अमंग्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर अ ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया। जो कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से ट्राइबल रिवोल्ट जो है इंडिया में हुआ था 19th सेंचुरी में, उसके बारे में पूछ रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था और जो टैक्सेशन जो लगाया गया था ट्राइबल प्रोडक्ट्स पे, वो एक मेन रीजन था ट्राइबल इंसरेक्शन का। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजन्स मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज जो अपने धर्म का प्रचार करते थे और बहुत लोग कन्वर्ट कर देते थे, वो भी एक रीजन था जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था। राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडिल मैन इन ट्राइबल एरियाज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्राइबल एरियाज में बहुत सारे मनी लेंडर, ट्रेडर्स और फार्मर्स आ गए थे जो कि टैक्स वसूली करते थे। मनी लेंडर्स जो है वो पहले पैसा दे देते थे, उसके बाद जो है ट्राइबल लोगों को अपने डेट ट्रैप में फंसा लेते थे। द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। ये स्टेटमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जो ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर जो था ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, उसको जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा डिसरप्ट कर दिया गया था। यानी कि जो एग्रेरियन लैंड था उन लोगों का उनसे छीन छीन के दूसरे लोगों को दिया जा रहा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था जिसकी वजह से 19th सेंचुरी में ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आता है इंडिगो रिवोल्ट। सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1860 के करीब में। संथाल रिवोलियन कब हुआ? 1855 में। डेक्कन रॉयट कब हुआ था? ये हुआ था 1875 में। और म्यूटनी ऑफ सिपाही 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही है, ये हुआ था 1857 में। तो सबसे पहले कौन हुआ? तो सबसे पहले हुआ 1857, यानी कि सबसे पहले आया था हमारा 2, 4, 1 एंड 3। 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सबसे पहले हुआ संथाल के बाद हुआ म्यूटनी ऑफ सिपाहीज, उसके बाद आया हमारा इंडिगो रिवोल्ट और उसके बाद आया डेक्कन रॉयट। यानी कि 2, 4, 1, 3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये भी मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ मूवमेंट का नाम दिया हुआ है और एक तरफ ईयर का नाम दिया हुआ है। अब देखते हैं सबसे पहले तेभागा मूवमेंट कब हुआ था? ये 1946-47 में हुआ था। मोपला रिवोल्ट कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था, ये भी हमने डिस्कस किया था। पावना रिवोल्ट कब हुआ था? तो पावना रिवोल्ट हुआ था आपका 1879 से 80 के बीच में। और बंगाल इंडिगो रिवोल्ट जो हुआ था 1860 के करीब में हुआ था। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 and 1। 4, 3, 2 and 1 is the correct answer। तेभागा मूवमेंट 1946-47, मोपला रिवेलियन 1921, पावना रिवोल्ट 1879-80 एंड बंगाल इंडिगो रिवोल्ट 1859-60 is the correct answer। यही मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ रिवोल्ट का नाम दिया हुआ है, एक तरफ एरिया का नाम दिया हुआ है। तो मोपला रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? तो मोपला रिवोल्ट हुआ था केरला में। पावना रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? हमने डिस्कस किया अभी भी, हुआ था बंगाल में। एक्का मूवमेंट कहाँ हुआ? अवध में। और बिरसा मुंडा रिवोल्ट कहाँ हुआ? बिहार में। यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 2। 1, 3, 4 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ रिवेलियन का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ ईयर का नाम दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कब हुआ था। तो रामपा रिवेलियन कब हुआ था? ये हुआ था 1879 से लेके 80 के बीच में। पावना रिवोल्ट कब हुआ था? तो 1873 से लेकर 76 के बीच में। इंडिगो रिवोल्ट 1860 के करीब में हुआ था। और जानतिया रिवोल्ट जो हुआ था 1863 के बीच में हुआ था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया? यानी कि पहला मदरसा ब्रिटिशर्स के द्वारा कहाँ सेटअप किया गया था? तो वो किया गया था कलकत्ता में। कलकत्ता में सेटअप किया गया था। और किसके द्वारा ये सेटअप किया गया था? तो ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1780 में। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1780 में फर्स्ट मदरसा इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। दूसरा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो वो किया था विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी? फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी वाज फाउंडेड बाय जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन इज द करेक्ट आंसर। वेलेस्ली स्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में, क्यों की थी? तो वो एक्चुअली में इसलिए किया था कि वहाँ पे वो चाहता था कि ब्रिटिशर्स जो है वो हिंदी की पढ़ाई कर सके, यानी इंडियन लैंग्वेजेस की पढ़ाई कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ब्रिटिशर्स का साथ दे। इसकी वजह से जो है वो स्थापना की गई थी। यानी कि ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। With reference to the Fort William College in Calcutta, which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो it was founded on 10th June 1800। 10th जून नहीं, ये 10th जुलाई हो जाएगा। 10th जुलाई 1800 को बनाया गया था इसे विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स इन कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाएगा। द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कॉलेज वाज टू टीच इंडियन लैंग्वेजेस टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। जो
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो शुरू किए गए थे ब्रिटिश इंडिया में, उसके द्वारा कुछ बात हो रही है यहाँ पर। तो संस्कृत कॉलेज एट बनारस, संस्कृत कॉलेज एट बनारस अभी हमने डिस्कस किया, किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। उसके बाद कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कलकत्ता मदरसा शुरू किया था वारन हेस्टिंग के द्वारा, ये 1780 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज किसके द्वारा शुरू किया गया था? आर्थर वेलेजली, ये स्टेटमेंट गलत है, ये रिचर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था, ना कि आर्थर वेलेजली, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा इसे शुरू किया गया था, यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। Who among the following was offered membership of Royal Asiatic Society of Paris, यानी कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस का मेंबरशिप किसको ऑफर किया गया था? वो थे माइकल मधुसूदन दत्ता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, माइकल मधुसूदन दत्ता। Who amongst the following Englishmen first translated भगवत गीता into English, किस इंग्लिशमैन ने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो वो थे चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स विल्किंस इज द करेक्ट आंसर। Who among the following was the first to translate कालिदास फेमस वर्क शकुंतला into English, यानी कालिदास का जो फेमस वर्क था शकुंतला, उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो वो किया था सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने जो है कालिदास के शकुंतला को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। The main reason for the British government to spread modern education in India during the pre-independence period was, जो एजुकेशन स्प्रेड करने का ब्रिटिशर्स का मेन मकसद क्या था? तो मकसद ये था कि वो चाहते थे कि जो एजुकेटेड इंडियंस है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में उसकी मदद कर सके, इसलिए वो एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following led to the introduction of English education in India? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो चार्टर एक्ट के 1813 में क्या हुआ था? 1 लाख रुपया जो है वो एजुकेशन के प्रमोशन के लिए जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा सैंक्शन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इस जनरल कमेटी की जब स्थापना हुई थी तो इसमें भी 1 लाख रुपया जो है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के लिए सैंक्शन किया गया था, लेकिन इसमें हुआ क्या था कि कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि जो पढ़ाई है वो ज़्यादा इंग्लिश में हो, और कुछ लोग जो चाहते थे वो पढ़ाई हो हिंदी में, यानी कि इसे ही बोला जाता है ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिशिस्ट कंट्रोवर्सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। बाद में जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा ये तय किया गया कि पढ़ाई जो है वो हायर मीडियम में इंग्लिश में होगी, और जो लोअर क्लासेज है उनमें वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है किस चीज़ से रिलेटेड था? वो था एजुकेशन से। चार्ल्स वुड डिस्पैच आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड था, और इसमें कुछ रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस एक बार देख लेते हैं। तो चार्ल्स वुड ने कहा था कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट वो है हर प्रोविंस में खोला जाए। दूसरा जो है लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर जो है बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में यूनिवर्सिटी को खोला जाए। तीसरा नंबर उसने बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गवर्नमेंट जो स्कूल है वो होना चाहिए। दूसरा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी अफिलिएशन दे दिया जाए ताकि वो भी लोगों को पढ़ा सके। पांचवा दिया था कि इंडियन नेटिव्स शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग, यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है अभी हमने डिस्कस किया लोअर लेवल पे पढ़ाई हो। और गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एजुकेशन फॉर वीमेन, यानी कि वीमेन को भी शिक्षित किया जा सके। यानी ये था चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो मेन रिकमेंडेशन था। इन हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल इम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, हंटर एजुकेशन के रिपोर्ट में स्पेशल इम्फेसिस किससे दिया गया था? सबसे पहले बात यह है कि हंटर कमीशन जो है वो कब फाउंड किया गया? तो हंटर कमीशन जो फाउंड किया गया था वो किया गया था 1882 में, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा फाउंड किया गया था। दूसरा कि इसने रिकमेंडेशन क्या दिया? तो इसने जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग पर जो है जोर दिया था सेकेंडरी एजुकेशन में, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन में इसने वोकेशनल ट्रेनिंग पे जोर दिया था। और जो मेन इम्फेसिस इसने दिया था वो दिया था इसने प्राइमरी एजुकेशन पर, कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो ताकि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Who appointed first Indian Education Commission and in which year? किसने फर्स्ट एजुकेशन कमीशन जो है अपॉइंट किया था? तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने। हंटर कमीशन शुरू बनाया था 1882 में।
When was the National Council of Education established? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1906 में। 15 अगस्त 1906 इज द करेक्ट आंसर। सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू, सैडलर कमीशन किस लिए बनाया गया था? सैडलर कमीशन बनाया गया था एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए सैडलर कमीशन बनाया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो थे M.E. सैडलर। M.E. सैडलर जो थे वो इसके चेयरमैन थे और इसने भी कुछ रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन इसने जो है यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को क्रिटिसाइज किया था। साथ ही इसने ये बताया था कि कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है उसको जो है लंदन के यूनिवर्सिटी के तर्ज पर बनाया जाए, जो शिक्षा जो है वो और ज़्यादा अच्छी की जाए, इसके बारे में इन्होंने बात की थी। साथ ही साथ सेकेंडरी एजुकेशन को जो है इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू, तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी जो थी वो किससे रिलेटेड थी? तो वो थी एजुकेशन से रिलेटेड। अब थोड़ा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के बारे में बता देता हूँ। जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की जो थ्योरी थी उसका मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स जो है वो ऊपर के तबके के लोगों को शिक्षित करेंगे और जो ऊपर के तबके के लोग जब शिक्षित हो जाएंगे तो वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों को शिक्षित करेंगे। ये था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे जो है एजुकेशन का प्रसार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। The first three universities in India, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटी जो किस वर्ष में स्थापित हुई थी? तो वो हुई थी 1857 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो हमने पीछे डिस्कस किया अभी, ये हुआ था चार्ल्स वुड के डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे। Who was associated with the formation of डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फॉर्मेशन से कौन रिलेटेड है? वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बनाया था और किसके साथ मिलकर बनाया था? तो गोपाल गणेश आगरकर और वोमन शिवराम आप्टे के साथ मिलकर बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट, इनमें से कौन सा जो है सबसे पहले बना है? तो सबसे पहले बना है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। इसको बनवाया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और किस ईयर में बनवाया गया था? तो 1817 में, 1817 में बनवाया गया था। और जो दिल्ली कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई है 1824 में, 1824 में। और जो मायो कॉलेज है, मायो कॉलेज की स्थापना हुई है 1875 में। और मुस्लिम जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना भी हुई है 1875 में, यानी कि सबसे पहले जो बना है वो बना है हिंदू कॉलेज 1817 में। Who among the following laid the foundation stone of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन किसने डाला था? तो वो डाला था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन स्टोन जो है वो डाला था। और किस ईयर में डाला था अगर पूछे तो 1916 में डाला था। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के जो ट्राइबल रिवोल्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो बाकी चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।